बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, रोज़े भी साथ साथ चल रहे हैं। पहले 20 रोज़े 21 रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर गए हैं, लेकिन अब गर्मी अच्छी खासी हो रही है। सो पानी का इस्तेमाल सहर अफ्तार में ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, जो चीज़ें आपको पूरा दिन रोज़े में हाइड्रेट रखेंगी। ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद। अब हमने आगे बढ़ना है और अच्छा जी, नेक्स्ट वीक से बारिशों की पेश कोई भी कहा जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल गर्मी इसी तरह से रहेगी। अब देखें आगे कैसे मौसम की सूरत हाल जो है वो रहती है। खैर, हम आगे चल के अपने सेगमेंट में आपको अपडेट करते रहेंगे, कुछ दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे। अभी बढ़ेंगे हम सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं? लाहौर थीम पार्क जल्द बनेगा, ओमानी कंपनी सरमायाकारी पर तैयार। वज़ीर आला सब्ज़ाज़ार मॉडल बाजार पहुंच गए, मुफ्त आटा सेंटर फौरी खोलने का हुक्म। दस रोज में डकैती की 4 वारदातें, ताजिर सरापा एहतजाज। और 36 लाख अदायगी का नोटिस, इमरान खान लग्जरी टैक्स के नादहिंदा। अच्छा जी, इससे पहले कि हम खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएं, सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और इमरान यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर ये है जी, ओमानी कंपनी सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर सनत और तिजारत डायरेक्टर स्टार ग्रुप की क़यादत में ओमानी कंपनी के वफ्द की मुलाकात हुई है। पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड का दौरा किया, सरमायाकारी के मौक़ों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। ये थीम पार्क बहुत पुराना मंसूबा है, अब ओमानी कंपनी ने ऑफर किया है, तो देखें जी इस पे आगाज़ कब होगा, फ़ायदा क्या होगा आमिर भाई इससे? देखिए, मैं तो इसको अगर कहें तो ये नहीं, इस तरह की चीज़ों पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ जाना चाहिए। यानी छोटी इंडस्ट्रीज़ की तरफ बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ के दौर का एक मनसूबा है और ये लग्जरी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मालदार हैं। ये बहुत महंगे पार्क्स हैं, दुनिया भर में हमने देखे भी हैं। हम जब अपने ऑफिस के विज़िट पे भी गए थे तो हमने 2-1 पार्क जो हैं इस तरह के विज़िट किए थे। तो ये एक महंगी तफरी होती है, यानी बिजनेस का महंगी तफरी है। बिजनेस नहीं, बिजनेस तो होगा, ओमानी कंपनी करेगी, कोशिश करेगी कि वो लाहौर के शहरियों से इस महंगे थीम पार्क के टिकट्स जो हैं वो बेच सकें और उससे लोग अपनी तफरी हासिल कर सकें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को यहाँ किसी की महंगी तफरी अफोर्ड करने की नहीं सलाहियत नहीं रही, इसलिए आपको फिर छोटे इंडस्ट्रियल जो पार्क्स हैं उनको बनाना पड़ेगा। जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो अभी सर्वाइव कर सकती है और वो 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के साथ अपने यूनिट्स चला सकती हैं, उस पर अगर हम सरमायाकारी लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थीम पार्क भी बनेगा, ये भी एक तरह की आप समझ सकते हैं कि तफरी हो सकती है। लेकिन मुझे इस वक्त इन हालात में, इस महंगाई के अंदर अभी तफरी की सूझ नहीं रही। आपने तो जब ये कहा कि आप दही खाएं, लस्सी पिएं अपने एंट्रो के अंदर, तो मैं कल एक दही वाली दुकान पे गया तो वहाँ एक बंदा इस मजबूरी में आधा किलो दही ले रहा था कि यकीन करे कि मुझे खुद पे रोना आता था कि वो बेचारा पता नहीं कहाँ से पैसे निकाल के, और दुकानदार उसका मजाक बना रहा था। ये सच्ची बात है, उसका मजाक कर रहा था कि यार एड्डी बड़ी फैमिली तो आधा किलो दही की करनी। अब आधा किलो दही भी जो है ये मेरे ख्याल 80 रुपये का आता है, 90 रुपये का, 100 रुपये का आधा किलो। आप मुझे बताएं तो उस बेचारे को क्या उसने सहरी करनी थी, क्या उसकी इफ्तारी हुई की, तो दूध दही खाए तो फिर आप करें। अभी आपने वो ब्रेकिंग की कि मोहसिन नकवी साहब जेल की रिफॉर्म्स के ऊपर कर रहे थे, तो मैंने वो नीचे जो सुपर टिकर्स चल रहे थे रेड कलर के, उसमें 2 ख़ानदानों के मबैन एक झगड़ा हुआ, उसमें फायरिंग हुई, एक बच्ची ज़ख्मी हुई, 6 पता नहीं अफराद ज़ख्मी हुए। क्या हुआ कि अदम बर्दाश्त आ गई है महंगाई की वजह से, और आप लोगों को झूले पर बैठाकर महंगाई जो है वो उसका नहीं बता सकते कि नहीं हो रही। आप लोगों को महंगाई से बचाकर उनकी आमदन में इजाफा करें तो आप लोगों को महंगाई महसूस भी नहीं होगी। मेरा ये ख्याल है। अब इमरान यूनुस सब जी इमरान देखिए ना, अब आमिर भाई ने थीम पार्क के हवाले से तो बड़ा ब्रीफली जो है वो बता दिया कि इसकी अफादियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी अहमियत जो है वो क्या हो सकती है।
मैं अगर सिर्फ इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूं, जैसे कि आपने भी कहा कि ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होते हैं, इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और बनते भी हैं। हंगामी बुनियादों पर ऐसे पार्क्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन ठीक कहा गया कि ये पार्क्स उन ममालिक में बनते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मईशत जो है वो बेहतर हो। लेकिन अगर हम बात करें कि मुल्की मईशत के साथ भी ये पार्क जो है वो जुड़ा होगा, जो कि हम एक अरसे से सुनते आए हैं कि इसमें इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी बनाई जाएंगी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी जो है वो भी आएगी। इस वक्त हमारे मुल्क को जो ना अशद ज़रूरत है वो इस चीज़ की नहीं है कि हुकूमत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, हुकूमत जो है वो अपने मुकदमात ख़त्म करवाए या अपोजिशन के खिलाफ कोई कार्रवाई ले, वट जो भी हुकूमत हो। हमारे मुल्क को इस वक्त अशद ज़रूरत है बैरूनी सरमायाकारी की, उसके साथ साथ जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है उसको मजबूत करने की। इन दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। आपके पास जितनी भी बैरूनी सरमायाकारी थी वो सारी वापस जा चुकी है। आप जो हैं यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं करते, ना आप लोकल इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं, ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना आप जो आपके पास बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी थी, इन्वेस्टमेंट थी, ना उसको आप सपोर्ट जो है वो कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ी अच्छी बात है कि एक अरसे बाद जो है वो सुनने को ये चीज़ सामने आई है कि कोई कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी जो है बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी जो है वो आपके मुल्क में आ रही है। अगर आप पीटीआई का दौर देखें तो पीटीआई ने जो है इक़्तिदार में आने से पहले जो है खूब दावे किए थे कि हम जो है वो ऐसा माहौल बना देंगे, मईशत ऐसी बेहतरी करेंगे कि बाहर से लोग जो है वो यहाँ जॉब ढूंढने के लिए आएंगे। लेकिन एट दी एंड हुआ क्या कि यहाँ से तमाम कंपनी जो है वो बाहर चली गई। आप यकीन जाने, मैं डेली जो है वो फिरोजपुर रोड से गुजरता हूँ, आमिर भाई भी अच्छे से जानते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने एक गड़ा खुदा हुआ है। वो गड़ा क्या है कि वहां पर कसीरुल मंजिला एक इमारत जो है वो बननी थी, जो कि बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल से 2008 या 10 का प्रोजेक्ट था। वो आज का वैसे रुका हुआ है। वहां पर जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस बनना था और इसके साथ, लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, उसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिली और वो कंपनी जो है वो इंडिया में चली गई और वहां पर उसने 150 मंजिला जो है वो इमारत बना दी। ये वही कंपनी थी जिसने ये बनाना था और उसमें जो है उस वक्त की जो हमारे पास 2008 की हुकूमत थी उसने जो है वो किक बैक्स उससे मांगी थी, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया था। तो बहरहाल अगर बात करें, ठीक है, चलें, आमिर भाई ने अच्छी बात की कि हमें इस वक्त जो है वो थीम पार्क की बजाय जो हमारी मईशत है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारे असल इशू हैं, बेसिकली यहाँ के दो इशू हमेशा से रहे हैं, एक है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी। ये दोनों जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। इन दोनों को आप ख़त्म करेंगे तो आवाम की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। और अगर दूसरी तरफ आ जाएं इसकी अफादियत के हवाले से, यहाँ पर तफरीह के मौके बहुत कम है। लोग क्या करते हैं बेचारे, किसी भी प्राइवेट मॉल में चले जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी सी तफरीह बच्चों को जो है वो दे देंगे। अगर आप रेस कोर्स पार्क में चले जाएं, वहाँ पर भी अगर झूले हैं तो वो भी बच्चों को, फैमिलीज को पे करना पड़ता है। सिर्फ पार्किंग जो है वो फ्री है, वो भी कभी कभार जब तक मीडिया की नज़र में नहीं आती, अदरवाइज उस पर भी चार्ज जो है वो किया जाता है। तो तफरीह की सहूलियात पहले ही आवाम के पास कम है, तो इन चीज़ों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए। और दूसरा भी, महंगाई के इस दौर में इतनी महंगी तफरीह कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अच्छा मंसूबा है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बहुत सारी चीज़ें जिन पर हमें पहले गौर करना है, ताकि आवाम को, अगर आप बाकी तफरीह के मौके फराहम करना चाह रहे हैं तो वो तफरीह वो होनी चाहिए जो आवाम की पहुँच में हो। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और अगली खबर हमारे पास जी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। 100 एकड़ मॉडल मवेशी मंडी के लिए रिंग रोड मोटरवे पर अराजी की तलाश, शाहपुर कांजरा और सी पैक रूट के साथ साथ मौजू मकामात पर नई मवेशी मंडियां बनाई जाएंगी। वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद, कितनी ज़रूरत है आमिर भाई? बहुत ज़रूरत है। इस वक्त जो शाहपुर कांजरा वाली मंडी है, जो कैटल मार्केट है, वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया में चली गई, यानी उसके इर्द गिर्द आबादियाँ बहुत बन गई और फिर मुल्तान रोड का वो पोर्शन जहाँ पर ये कायम है वहाँ इंडस्ट्री भी है। वहाँ पर आपने एक बस अड्डा सा भी बनाया हुआ है उससे पहले, तो वहाँ पर रश इतना हो जाता है, खासकर बुध के दिन जब ये मंडी लगती है, बुध लगती है, तो आपको वहाँ से गुजरना मुहाल है और ईद के दिनों में तो आप गुजर ही नहीं पाते। अच्छा, ये 2-3 मंडियाँ जो हैं इनको वैसे ही शहर से बाहर जाना चाहिए। सब्जी मंडी हुई, ये कैटल मार्केट जिसको मवेशी मंडी कहते हैं, ये मंडी हुई, और तीसरी जो है ये अकबरी मंडी हुई। ये अगर शहर से बाहर जाएं और इस तरह की मार्केट्स जो हैं उनको शहर से बाहर खुली जगह दी जाए, जिसके मैं हमेशा हक में रहता हूँ, और फिर वहाँ पर एक कानून साजी के जरिए पाबंदी लगा दी जाए कि वहाँ रहायशी इमारतें नहीं बनेंगी, तो ये हमेशा से आपके लिए एक महफूज जगह बन जाएगी। मैंने दुनिया भर में, इवन मैंने वेस्ट इंडीज़ में एक फ़िश मार्केट देखी। अब मेरे लिए वो बड़ी हैरानकुन थी। मैं जब वहाँ गया, वेस्ट इंडीज़ अगर सोचें तो आपको नज़र आता है कि वो हबशुल नस्ल लोग हैं और वो शायद इतने सिविलाइज नहीं होंगे, लेकिन वो फ़िश मार्केट यूरोप की कई मार्केट्स को जो है वो
शर्माती थी। इतनी साफ सुथरी, इतना बेहतरीन इंतजाम, और शहर से जरा बाहर, सही। और उसके इर्द गिर्द कोई आबादी बनाने का कोई, जैसे एयरपोर्ट्स बनते थे कि एयरपोर्ट शहर से बाहर बनते थे और फिर एक खास एरिया प्रोटेक्टेड कर दिया जाता था कि यहाँ पे रहायशी इलाके नहीं बनेंगे। गो हमारे लाहौर वाले में तो ये इसका ख्याल ही नहीं किया गया, और लोगों के आबादियों की आबादी, इसीलिए तो आप परिंदे मारते फिरते हैं वहाँ पे, चिड़ी मार कबूतर मार आपने बैठाए हुए हैं कि परिंदे टकराते हैं जहाज़ों से, ये इसीलिए है। तो ये कैटल मार्केट्स होए, चाहे ये सब्जी मंडी होए, चाहे आपकी अकबरी मंडी होए, चाहे इस तरह की जो बड़ी मार्केट्स हैं, उनको अब शहर से बाहर ले जाने की ज़रूरत है ताकि लोग बासानी वहाँ तक पहुँच सके। और जो व्यापारी बाहर से आते हैं, लाहौर क्योंकि कैपिटल है पंजाब का, और पूरे पंजाब से जो लोग हैं वो ख़रीदारी के लिए यहाँ आते हैं, कोई कपड़ा ख़रीदता है, कोई मसाला जात ख़रीदता है, कोई चीनी लेता है, मंडियाँ हैं, कोई जानवर ख़रीदता है, कोई बेचता है, तो उनको बाहर से बुला दी जाए, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई जाए। लेकिन क्या किया जाए कि हमने एक सब्जी मंडी डिज़ाइन की थी, उसके मसाइल ही हल नहीं कर पाए, वहाँ पे रोड्स ही नहीं बना पाए, उसको चालू ही नहीं कर पाए। हाँ, जो मॉडल टाउन में मंडी मौजूद थी, उसकी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर मलबा रखा हुआ है, उसको कुछ किया नहीं, जिसमें पार्क बनना था, हॉस्पिटल 500 बेड का बनना था, पता नहीं क्या होना था क्या नहीं होना था। ये ना होए कि शाहपुर कांजरा वाली जगह तो लेके फिर वहाँ भी हम मलबा और कूड़ा फेंकें, और उसकी जगह जो मंडी बने वो इतनी गंदी बने और इतनी इनप्लैंड हो कि उसमें लोग जो है वो जानवर वो फिर ज्यादा वाले जान ये चीजें बच जाती हैं। आपकी नई प्लानिंग, ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म होना चाहिए। वहाँ पर बाकायदा ऑफिसेज बनने चाहिए, और उस ऑफिसेज के साथ कैटल्स के वो बनने चाहिए जैसे शोरूम्स बनते हैं। तो मैं समझता दुनिया भर में ऐसा होता है, बिल्कुल, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, आप देख लीजिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर यह है जी, मुफ्त आटा सेंटर फौरी खोलने के अहले किए गए हैं। वजीर आला साहब ने सब्जाजार मॉडल बाजार का दौरा किया। अब ये दौरे जब तक होते रहेंगे, लोगों को बताया जाता रहेगा कि उन्होंने काम किस तरह करना है, लेकिन इसके बाद जब रमज़ान ख़त्म होगा, ओपन मार्केट की तरफ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीएम साहब से, क्योंकि जो हम डीपर्स करते हैं ओपन मार्केट से, हर रोज़ सब्जियों की कीमतें हम पर आटा चीनी के रेट बताते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इमरान क्या कहेंगे? देखिए ना, अब चूँकि रमज़ान जो है वो अपने इख्तिताम के करीब है, और अगर बात की जाए सस्ते आटा पॉइंट्स के हवाले से, तो पहले की निस्बत कदरे बेहतरी आई है, लेकिन अगले साल के लिए हम अपनी अब लोगों में भी थोड़ा सा ना तसल्ली हो गई है कि हम थोड़ी सी अपनी राय जो है वो देना चाहेंगे, और अल्लाह करे कि हमारी, क्योंकि ये फेडरल हुकूमत जो है ये उसी का ये आइडिया था, जबकि जो निगरान हुकूमत है उसने तो कोई और आइडिया जो है वो दिया था कि कैसे हम रिलीफ पैकेज जो है वो आवाम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ठीक है, वफाकी हुकूमत का जो है अपना एक डिसीजन था, उसके तहत ये जो आटा पॉइंट्स जो है इन्होंने लगाए, ट्रकिंग पॉइंट्स जो है वो बनाए गए। देखें, अगर लोगों के घरों में बिल जा सकता है तो फिर आटा क्यों नहीं जा सकता? दूसरी ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर पे जो 650 का आटा बेच रहे हैं, ये सब्सिडी आप अगर वहाँ पर दे दें, वहाँ पर 350 का कर दें, या गली मोहल्लों में सस्ता आटा जो है वो दुकानों पे इस तरह मिलना शुरू हो जाए, तो ये जो धक्कम पेल और मुख्तलिफ जो अमवात हुई हैं इससे भी बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर ये देखें, हमने रमज़ान जब शुरू हुआ था ना, कि जब निगरान वज़ीर आला ने दौरे अपने शुरू किए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने मुख्तलिफ अज़ला के दौरे किए, और कसूर में एक एसी जो है उसको भी जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, चूँकि उसने वहाँ पर बंद किया हुआ था। अभी तक वैसी ही सूरत हाल है जो है वो कहीं कहीं नज़र आ रही है, जैसे इस खबर में बयान किया गया है हमारे रिपोर्टर भाई की जानिब से कि शहरियों ने शिकायत की हैं वज़ीर आला को कि अभी भी शहर विद इन द सिटी, शहर के मुख्तलिफ मुकामात में अभी भी सस्ते आटा पॉइंट जो है वो वक्त से पहले बंद हो जाते हैं। अब वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर आटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, या वो वाकई जो ब्यूरोक्रेसी को बुरी आदत पड़ी हुई हैं कि जी ठीक है, वज़ीर आला ने तो यहाँ आना नहीं, वो तो अपने कामों में जो है वो बिजी है, तो इसको बंद कर दिया जाए, तो ये आदत जो है वो उनको तब्दील करना पड़ेंगी। लेकिन आपने ठीक कहा कि क्या वज़ीर आला जो है वही दौरे करेगा तो सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी? देखिए, अकेला वज़ीर आला जो है वो कभी हालात को जो है वो बेहतर नहीं कर सकता, या सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके पास बेहतरीन टीम ना हो, और उस टीम के अंदर भी जो है वो इंसानियत की फलाह और रिलीफ देने के ख्यालात जो हैं और जज्बा जो है वो मौजूद हो। बिल्कुल। आमिर भाई क्या कहना चाहेंगे?
वो किसी ने भूखे से पूछा था कि 2 + 2 कितने होते, तो उसने कहा 4 रोटियां होती हैं। अब मुझे ये आटा पॉइंट खुलने से कोई नहीं, लियाकत चौक खोल दें जी, यही सब्जी जहाँ पे आप मॉडल बाजार में गए ना, इसके बिल्कुल सामने आपके लोगों ने पिछले 6 माह से काम बंद रखा हुआ है और लियाकत चौक बंद है। और वहाँ पे अफ्तारी और सहरी के वक्त जब हमने गुजरना होता है या सुबह के वक्त स्कूल टाइम में, तो जो प्रॉब्लम्स हमें पेश आती हैं और 3.5 किलोमीटर का फासला हमें मजीद तय करना पड़ता है सुबह जाते हुए भी आते हुए भी। ट्रकिंग पॉइंट ज़रूर खुला दें जी, मुझे उससे बड़ी खुशी है कि लोगों को मुफ्त आटा मिलता है, लेकिन खुदारा ये खारक नाले वाला रोड खुलवा दें जो 6 माह से बंद है, ये लियाकत चौक वाला रोड बनवा दें। पूरी हमारी सोसाइटी को बंद कर दिया गया है और ये हज़ारों लोग हैं, यानी आप समझें कि लाखों अफराद रोज़ाना एक टेंशन में से गुजरते हैं और 3.5 किलोमीटर कोई 4 किलोमीटर का ज़्यादा फासला तय करता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आप सब्ज़ाजार में गए, बिल्कुल इसी मंडी के सामने ये जो मॉडल बाजार है इसके बिल्कुल ग्राउंड है, ग्राउंड के बिल्कुल सामने लियाकत चौक बंद है। आपकी शायद नजर गई, आपको पता नहीं किस रूट से ये लेके गए होंगे। अच्छा आमिर भाई, आपको अगर खारक नाला रूट से लेकर आते हो तो आपको समझ आती कि हम रोजाना जनाबे निगरान वज़ीर आला साहब, हम रोजाना किस अजियत में से गुजरते हैं। अच्छा मेरा भी एक बार वहां से गुजर हुआ और उसका ऑल्टरनेट रूट जो है वो भी बंद है, वो खुदा हुआ है, वो लियाकत चौक वाला खारक नाला भी बंद, लियाकत चौक भी बंद। और आप कहाँ जाएंगे, आपको गलियों में से गुजरना पड़ता है, लोगों में अब अदम बर्दाश्त नहीं। इतना हॉर्न देते हैं लोग, हॉर्न बजाते हैं कि आपको अपनी ही कानों पर जो है वो दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह यह है कि 6 माह से वो काम बंद है। आप ज़रूर बनाएं जी कलमा चौक 2 दिनों में 100 दिनों में आप ज़रूर बनाएं, फलाना अंडरपास फलानी जगह बनाएं, लेकिन खुदारा ये बड़ी मतवस्त तबके की आबादियाँ हैं, सब्ज़ाजार है, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, फिर लालाजार है, फिर मरगजार है, उन आबादियों को उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ जो लोगों की छोटी छोटी दुकानें थी, जनरल स्टोर थे, बंद हो गए। जो टी स्टॉल से जो चीजें बेचारे बेचते थे, तंदूर थे, बंद हो गए क्योंकि आपने वो रखे। अच्छा, दूसरा सिस्टम ये है, कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि कब मुकम्मल कर लिया कुछ जाए। पता नहीं है किसी को, उन्होंने टीन लगाए हैं, रोड बंद कर दिया। अब वहाँ के रहने वाले परेशान हैं, गाड़ी कहाँ से लेके जाएं, कैसे जाएं। पिछले 6 माह से इस अजियत में हम लोग हैं। जरूर खुलवा दें आटा के ट्रकिंग पॉइंट, हमें उस पर खुशी है कि चलो वो भी गरीब का है, लेकिन इन गरीबों का भी सोचें जिनके पास मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, गाड़ी है। भाई उसके बाद जो है आपकी फरियाद जरूर पहुंच गई होगी। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो पिछले कई दिनों से और मैं दरखास्तें दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कभी इस चीज का गवाह हूँ। आमिर भाई ने कई जगह पर यह आवाज जो है वो बुलंद की है, जो कंसर्न अफसरान है उनसे भी मुलाकात की है और हम दोनों ने मिलकर मुलाकात की थी और रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट ठीक है, एक तरफ आप तरक्याती काम जो है वो अपना जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता है कम से कम उसको तो बेहतर कर दें। और वो भी टूट फूट का शिकार है, वो भी उखाड़ के रखा हुआ है, ये नहीं कि वहाँ काम हो रहा है। के टाइम पे वहां से गुजरना मुहाल है, रात के टाइम ट्रैफिक वहां नहीं संभाली जाती। आप लियाकत चौक का रात के टाइम रुक करें, मुश्किल है वहां से गुजरना, क्योंकि छुट्टी का टाइम होता है 7 से 8 के दरमियान का जो टाइम है, वाकई बहुत बड़ी मुश्किल है ये। हम कोशिश करेंगे कि ये मसला आपका हल हो जाए। इसको हम अपने सोशल मीडिया में भी भेजेंगे, इसको हम सीएम साहब तक वैसे भी रिक्वेस्ट आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पर कुछ होगा। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब खबर अगली हमारी है जी, अनारकली के इलाके से 10 रोज में डकैती की 4 वारदातें हुई। ताजिर सरापा एहतजाज है। ये ना सिर्फ अनारकली का मसला है, शहर के हर इलाके का मसला है। और फिर हम इसको रिलेट करेंगे मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, यही वजह आमिर भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मौजूदा हालात से पहले ये बचपन से ही जब ईद के इस तरह के त्यौहार करीब आते थे, ईद बकर ईद, तो ये अठाई गिरे, ये नौसरबाज, ये जेब कतरे, ये डकैत, ये चोर, ये एक्टिव हो जाते हैं। हर रोज ही हो रहा है। लोग शहरों से, दूसरे शहरों से, जब दूसरे मुल्कों से पैसा लेकर आते हैं और फिर अपनी वो जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो उनको लूटते हैं। अब करना क्या था? करना ये था कि लाहौर पुलिस जो है वो इसको मजीद ज़्यादा एक्टिव होती। मुझे आज ये खबर देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक घर में डाकू घुसे और उनको मार दिया गया। और किसी के मरने पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वो डकैत हैं जो घरों में घुसकर लोगों को खौफ का शिकार कर रहे हैं। जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस मार्केट में एक दुकान, एक घर लूटा जाता है, वहाँ खौफ का क्या आलम रहता है अगले कई दिनों तक, इसका अंदाज़ा शायद हमारी पुलिस को नहीं है। और अभी जो पुलिस का वो निज़ाम था, जो जासूसी का निज़ाम कहलाता था, जो मोहल्ले की सतह पे थे, शहर की सतह पे थे, फिर
मार्केट्स की सतह पर था, जहाँ पर लोगों को बाकायदा हायर किया जाता था, रखा जाता था, ताकि वो देखें कि किसके पास कहाँ से कितना पैसा नाजायज़ आ रहा है, जायज़ आ रहा है, क्या कौन लोग हैं, डकैती कौन करता है। मास्क आ गया, मास्क पहना, अंदर घुसे, डकैती की, निकल गए। एक दिन में 4-4 वारदातों को होना, ये मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस की नाकामी है। बिल्कुल। और ठीक है, आप लाहौर पुलिस जो है वो बहुत एफिशिएंट काम कर रही है। अच्छा, आजकल की जो सूरत हाल जो मैंने रात को ऑब्जर्व की चीज शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, नाके लगाए गए हैं जगह जगह पुलिस के। तो उनका मकसद क्या है? जहाँ पे नाका लगा उससे आगे थोड़ा सा तो चोरी डकैती की वारदात हुई। आमिर भाई ने बताया तो है, ईद आ रही है। हाँ नाके भी कमाने हैं, नाका आमदन होगी। अच्छा आमिर भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो आमिर भाई ने जो बात की ना कि पुलिस के पास स्पेशली कुछ फंड्स होता था जो वो उन लोगों को देती थी जो रैकी वगैरह करते थे। ये फंड अभी भी पुलिस के पास मौजूद होता है, लेकिन वो अब यूज़ कहाँ होता है ये एक अलग स्टोरी है कि वो कहाँ यूज़ होता है। दूसरी, बिल्कुल आप जो आपने बात की, मैं अपनी बात जो है वहीं से शुरू करना चाह रहा था कि आप अब ईद करीब है ना, आप शहर के मुख्तलिफ जगहों पे, आप मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रोड्स पर, मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ गली मोहल्लों में देखेंगे ना, आपको डॉल्फिन और जो थाना पुलिस होती है, एहलकार होते हैं, उनके नाके आपको नजर आएंगे और चेकिंग जो है वो हो रही होगी। लेकिन उसके बावजूद ये जराइम जो है, बार बार रोक के चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये जराइम जो है ना, ये बढ़ते हैं, ये कम नहीं होते। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जब आप पुलिस को उसका काम करने नहीं देंगे तो फिर ऐसी ही चीजें होंगी, शहर में जराइम जो है वो बढ़ेगा। पुलिस को आप किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा कि उनको उनका काम नहीं करने देंगे। फिर आप जो है सिफारशी भर्तियाँ करेंगे, फिर भी यही होगा कि बंदे को पता होगा कि जी मैंने सिर्फ उसकी बात सुननी है, उसका काम करना है जिसकी मैं सिफारिश पे आया हूँ या जिसके लिए आया हूँ, तो मैं फिर वही करूँगा। दूसरी बात, बिल्कुल आमिर भाई ने सही कहा कि जहाँ पर चोरी डकैती होती है वहाँ पर खौफ का आलम जो है वो रहता है। इकबाल टाउन के हवाले से मैं अपने इलाके की बात करूँ, हमारी गली चूँकि 50 फुट चौड़ी है, आप यकीन जाने हमारी गली में 3 माह में 60 डकैतियां हुई। 60 डकैतियां हुई। और लास्ट टाइम जो डकैती हुई सुबह 11 बजे 4 डाकू घर में घुसे और 1 बजे वो निकले दिन दिहाड़े। और अभी सीसीटीवी कैमरे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई कि वो कौन थे। और उन लोगों को ये पता था कि इन्होंने प्लॉट बेचा है, इनके घर में पैसे हैं और सिर्फ एक बेवा खातून रहती हैं और उनकी जो है वो बेटी रहती है, और वो डकैती करके चले गए और कुछ भी नहीं हो पाया। तो यही सूरत हाल है कि जिस तरह आप नसीर, ये आप सही कहा आमिर भाई ने कि ये सिर्फ अनारकली का वाकया नहीं है, हर जगह पर ऐसी ही सूरत हाल जो है वो हो रही है। अब होता क्या है, जब ये लोग पकड़े जाते हैं ना, चोर डकैत पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं ना वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं। अब हम इस पे मेरे ख्याल से हमें क्या इस पे बहस करें, कानून का सिस्टम जो है वो कैसा है। वो जमानत पर छूट जाते हैं या शवाहिद ना होने के बिना पर जो है वो छूट जाते हैं, या फिर जेल जाएंगे तो थोड़ी सी सजा काट कर बाहर आ जाएंगे और फिर दोबारा उससे ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। हमें अपने कवानीन को भी मजबूत करने की जरूरत है, और ये सिर्फ थानों के हवाले से या छोटे चोर चक्कों के लिए कानून को सख्त करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बड़े बड़े चोर है ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ भी अपने कवानीन को मजबूत करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ ये आपका जो प्ली बार्गेन का सिस्टम है ना, सबसे पहले तो इस कानून को खत्म करें, इसको खत्म करें। होता पता है क्या, आप इस्लामी कानून नाफिज कर दे, सब ठीक हो। अल्लाह माफ करे, खुदा ना खासा फर्ज करे कि मैं किसी इदारे में बैठा हुआ हूँ, मैंने जो है वो 10 अरब की करप्शन की है, माल बनाया, खा लिया, फिर मैं क्या करूंगा, मैं सुकून से 3-4 अरब जो है वो दे के ना अपनी जान छुड़ा दूंगा और मैं फिर मुकद्दस गाय जो है वो बन जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा से वही काम जो है लेकिन आपकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी है, यहाँ पे ऐसा कुछ होने नहीं वाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, मौसम शदीद गर्म है शहर का, तो अपडेट्स क्या हैं? वीकेंड भी है, सो मौसम कैसा रहेगा, रोज़ेदारों के लिए क्या कोई खुशखबरी भी है? कोमल की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में गर्मी हवा के घोरों पर सवार है और शदीद गर्मी जो है वो बरसती हुई नज़र आ रही है। और शहर लाहौर में सूरज ने किरणें जूं ही तेज़ की हैं, दर्जा हरारत भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क रहेगा। 17 और 18 अप्रैल को एक सिस्टम देखा जा रहा है जो कि लाहौर शहर में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद जो है वो बजाय गर्म होने के जो है उसकी निस्बत थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आएगी और बेहतरी देखी जाएगी।
इसी के साथ साथ जो है वो इस वक्त हवाएं बहुत हल्की सी रफ्तार से चल रही हैं, जो कि गर्म लू साबित हो रही हैं। शहरी पसीने से शराबूर नज़र आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में जिस कदर गर्मी ने शिद्दत अख्तियार की हुई है, हीट स्ट्रोक का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो अना फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मजमूई शराब ही 212 से तजावुज़ करती हुई नज़र आ रही है। लाहौर अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए है। तो ये जो है वो महकमा माहौलियात के ही कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि लाहौर शहर ताहाल क्यों फ़िज़ाई आलूदगी के निरगे से नहीं निकल पा रहा। वहीं शहरी जो है वो गर्मी से भी सताए हुए हैं, और गर्मी की वजह से जो है वो अब तो पंखे की हवा भी ठंडी महसूस नहीं होती, वो भी गर्म महसूस हो रही है। इस कदर गर्मी ने जो है वो तेज़ी से लाहौर शहर में अपनी एंट्री कर ली है। जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे आज के मेहमानों में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। आप सब लोगों ने फितराने के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मकसद इसका क्या है, असल में फितराना होता क्या है, कहते किसे हैं, और इसके लिए कितनी रकम मुख्तस की जाती है, किस तरह से मुख्तस की जाती है, किन लोगों पर फितराना जो है वो वाजिब है, किन लोगों को ये देना चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं जो इस एक वर्ड के पीछे जो हैं आपके जहन में आते हैं। तो आज आपकी मुश्किल ये आसान करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका असल मकसद और इसके पस पर्दा क्या मुहरकात है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, मजहबी स्कॉलर हैं हसन महमूद जमाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता दीजिएगा फितराना बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम अलैहि। फितराना बेसिकली एक सदका है, ये ज़कात भी इसको आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। और ये जो हमारा रमज़ान का रोज़ों का पूरा महीना गुज़रता है, तो रोज़ा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये इबादत ऐसी है कि मैं ही ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। तो अब जो पूरा महीना हमने ये पाकीज़गी और तहारत के साथ गुजारा है, तो बतकाज़ा बशरी इंसान से कुछ न कुछ गलतियाँ, कुछ न कुछ ऊँच नीच हो जाती है। तो ये आखिर में एक सदका ऐसा रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और आका अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म इरशाद फरमाया कि ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसको रिवायत को मरवी करते हैं और फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र, कि आका अलैहिस्सलाम ने इस जो फ़ितर की फितराना की जो ज़कात है इसको वाजिब करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया है। और ये है क्या? तुहरा लिस्सियाम, ये रोज़ों की तहारत है, उन्हें पाक करता है मिनल लग़्व व रफ़स, जो भी बेहुदा बातें फहश गोई हुई है इस पूरे रोज़ों के दरमियान, अगर बतकाज़ा बशरी इंसान से कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो उस रमज़ान को, उन रोज़ों को पाकीज़ा करने के लिए, उनकी तहारत के लिए ये सदका फ़ितर रखा गया है। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि आप देखिए कि वो एक खूबसूरत इबादत रमज़ान के महीने की जो हमने पूरी गुजारी, यानी अल्लाह ताला आपको एक और चांस दे रहा होता है कि यानी कुछ भी कि आपने पहले एहतमाम किया पूरा तकवा के हुसूल का, और आखिर के अंदर अगर कुछ आपसे रह जाता है तो उसको भी फरमाया कि बिल्कुल पाक कर दें, ताहिर कर दें। क्या फितराना सिर्फ रोज़ेदार पर फ़र्ज है कि घर के हर फर्द पे बनता है, छोटा बड़ा बूढ़ा जो रोज़े रख रहा है नहीं रख रहा, इसके बारे में क्या है? जी, फितराना जो है ये हर मुसलमान पर फ़र्ज है, हर मुसलमान, चाहे वो रोज़े रख रहा है या रोज़े नहीं रख रहा, हर मुसलमान पर फितराना फ़र्ज है। वो बालिग है, वो नाबालिग है, वो आज़ाद है, वो ग़ुलाम है, वो मर्द है, वो औरत है, कुछ दिन का बच्चा ही है, कुछ दिन का, बल्कि उसी दिन ईद के दिन सुबह पैदा होने वाला बच्चा है, तुलुए फजर से पहले जो के वक्त जो पैदा होगा बच्चा, और नमाज ईद से पहले भी जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि उसके वालिदैन जो हैं वो सदका फ़ितर अदा करेंगे। यहाँ तक कि ये ग़ुलामों पर, ये ग़ुलाम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर उस दौर में होते थे, आज के उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ग़ुलाम पर भी ये फ़र्ज़ है, बल्कि फरमाया कि ये गनी और फ़कीर पर भी फ़र्ज़ है। सही। तो गनी के लिए ये अमीर गरीब की भी कोई वो तक़सीम नहीं है। जो कि ज़कात ले रहा है या वो शख्स जो कि रोज़ों में किसी ना किसी सूरत दूसरों से हेल्प लेता रहा है, वो भी फितराना देगा, ठीक है, हर सूरत के अंदर। तो ये कैटेगराइज कर दिया आका अलैहिस्सलाम ने, और कैटेगोरिकली इसको वाज़े कर दिया। आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक मुतादिद रवायात मौजूद हैं। फरमाया कि सदका फ़ितर जो है नमाज ईद पर जाने से पहले ये ज़कात, ये सदका फ़ितर अदा करो, और ये हर मुसलमान, आज़ाद, मर्द, औरत, गनी और फ़कीर पर यह फ़र्ज़ है, और ईद की नमाज से पहले अदा करो तो ये मकबूल ज़कात है। यानी ईद की नमाज
की अदायगी से पहले दे दी जाए तो फिर फरमाया कि ये सदका फ़ितर जो है ये इसको समझा जाएगा, और ईद की नमाज के बाद देंगे तो अदायगी इसकी यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सदका है जो सारी उम्र आपके ऊपर रहेगा। अगर अदा नहीं करेंगे तो उम्र के किसी भी हिस्से में इसको अदा कर देना, ये उसकी अदायगी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ईद की नमाज से पहले करेंगे तो फिर मकबूल ज़कात है, और अगर ईद की नमाज के बाद करेंगे तो फिर ये बाकी सदकात की तरह एक सदका। सही। अब ये बता दीजिएगा, ज़कात खैरात की जब बात आती है तो वो साहिब हैसियत या अमीर लोग गरीबों में तकसीम कर देते हैं। यहाँ तो अहकामात ये हैं कि हर गरीब को भी फितराना देना है, तो फितराने के हकदार फिर कौन लोग ठहरेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जो देने वाले हैं, आका इस्लाम ने हदीस मुबारका में जब इरशाद फरमाया कि गनी और फ़कीर दोनों पर फ़र्ज़ है, तो फरमाया गनी के लिए ये है कि जो अमीर है उसका माल पाक हो जाएगा, और फ़कीर के लिए फरमाया कि अल्लाह उसको इतना लौटा देगा जितना उसने दिया है उससे कई गुना उसको लौटा देगा। तो इसके जो मसारिफ़ हैं वो वही हैं जो मसारिफ़ ज़कात हैं, जिसको कुरान मजीद में जो 8 मसारिफ़ गिन कर बताए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूब व फ़िर-रिक़ाब वल-गारिमीन व फ़ी सबिलिल्लाह व इब्निस सबील। तो ये जो 8 मसारिफ़ गिन कर बताए कि वो मसाकीन हैं, वो फ़ुक़रा हैं, वो फ़ी सबिलिल्लाह है, व इब्निस सबील मुसाफिर हैं, वो कैदी हैं, वो कर्ज़दार हैं, और वो तालीफ़ क़ल्ब के लिए है, और वो जो आमिलीन ज़कात हैं। हाँ, ये जो सदका फ़ितर है ये आमिल को नहीं अदा किया जा सकता। वहाँ आमिल कहते हैं जो ज़कात कलेक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो सदका फ़ितर जो है वो ज़कात कलेक्टर्स जो आमिलीन हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाए। उसके अलावा 7 मसारिफ़ वही जो ज़कात के हैं ये उन्हें अदा किया जाएगा। ठीक हो गया। और इसके लिए मुझे ये बता दीजिएगा रकम का तयन किस तरह से किया जाएगा कि आपने कितनी रकम फितराने के तौर पर अदा करनी? ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो भी इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। बहुत आसान चीज़ है। मैं दोनों चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। आका इस्लाम ने जो हुक्म इरशाद फरमाया वो 1 सा है। सा उस दौर का एक पैमाना था। वो आप समझ लें कि जैसे हम जो दूध हमारे तोलते हैं ना, तो एक उनके पास डब्बा सा होता है, तो उस दौर के अंदर जो उस डोल एक कह लें एक पैमाना था, तो वो उसको हम सा कहते हैं। तो गंदम जो है वो निस्फ सा, और बाकी जो चीज़ें हैं जो गल्ला है उसमें जौ है, उसमें किशमिश है, उसमें पनीर है, उसमें खजूर है। जो मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा था, मैंने कहा कि तवज्जो के साथ इसको सुन लें, वो ये है कि वो खुराक और खाना जो हमारे अपने इस्तेमाल के अंदर है, ठीक है, उसकी वो उस सूरत के अंदर देना है। गल्ले की सूरत में अगर देना है या उसकी कीमत की सूरत में देना है, दोनों सूरतों में, यानी जो हम खुराक खाते हैं तो उस खुराक की कीमत अगर आप अदा करना चाहें पैसों की सूरत के अंदर, रकम की शक्ल के अंदर, और अगर वो गल्ला ही देना है तो ये दोनों सूरतों के अंदर वो देना है जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का आटा और गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 किलो गंदम या उसकी कीमत वो अदा करेंगे। जो स्टैंडर्डाइज्ड एक है जो गवर्नमेंट की तरफ से नर्ख मुकर्रर है, और एक आप कह लें कि एवरेज जो एक दरमियाने आटे की कीमत जो इस वक्त सोसाइटी में जो आम लोग, मिडिल क्लास के लोग जो ख़रीद रहे हैं, वो उसके हिसाब से ये बनता है 320 रुपये। फिर कुछ अच्छी क्वालिटी के भी आटे मौजूद हैं। हम देखते हैं कि हमने अच्छी गंदम इस्तेमाल करते हैं या अच्छा आटा ख़रीदते हैं, तो जो लोग वो खाने इस्तेमाल करते हैं वो सब स्टैंडर्ड खुराक और गल्ला या आटा वो नहीं देंगे। फिर इसी तरह खजूर है, तो खजूर वो मुख्तलिफ़ किस्मों की है। एक खजूर है वो आप कह लें कि 100 रुपये 200 रुपये किलो है, तो 4 किलो के हिसाब से वो 1000 रुपये बनती है। तो जो दरमियानी क्वालिटी की खजूर है, और अगर अच्छी क्वालिटी की खजूर इस्तेमाल करते हैं जो 2400 रुपये अगर किलो है, तो वो बनती है 10,800 रुपये। तो हर शख्स वो अपनी हैसियत और अपनी खुराक जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल है उसके हिसाब से दे। तो ये इसके मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग सिर्फ गंदम पर दे देते हैं। ये गंदम भी है इसके अंदर जौ भी है, इसके अंदर पनीर जिसको हम चीज़ कहते हैं वो भी है, इसके अंदर किशमिश भी है, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की खजूर भी शामिल है। तो किशमिश के हिसाब से ये 9,250 रुपये बनते हैं। अच्छी क्वालिटी की खजूर मैंने बता दिया वो 10,800 रुपये बनते हैं। इसी तरह किशमिश है उसके हिसाब से ये 4,800 बनते हैं, और दरमियानी क्वालिटी की खजूर है तो वो 2,400 रुपये बनते हैं। तो ये सारे इसके स्टैंडर्ड्स हैं। अब हर शख्स अपने आप को देख ले कि वो क्या खुराक इस्तेमाल कर रहा है, और सोसाइटी के लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को, हकदारों को उसने देना है, तो वो ऐसा ना करे कि वो वहाँ पर डंडी मार दे। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देख रही है
तो वो फ़कत वो 320 रुपए के ऊपर इक्तिफा ना करे, वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने खाने के मुताबिक अदा करे। सही सही। और ये आप अपने रिश्तेदारों में भी गरीबों को देख के फितराने की रकम दे सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसको भी आका अलैहिस्सलाम ने निशानदेही फरमाई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये मिस्कीनों को दो तो वो सिर्फ सदका होगा, और रिश्तेदारों को दो तो ये 2 नेकियां देंगे तुम्हें। जबरदस्त। और वो ये है कि एक तो ये सदका की नेकी मिलेगी और दूसरी सिला रहमी की, यानी जो रिश्तेदारों के साथ उनके साथ हुस्न सलूक करना है, सिला रहमी करना है, तो फरमाया उसकी नेकी भी तुम्हें, उसका अजर भी मिलेगा। तो कुरान मजीद के अंदर हर जगह पर जहाँ पर ये सदकात का जिक्र है या देने का या अल्लाह की राह में खर्च करने का जिक्र है, तो वहाँ हमेशा ज़विल कुर्बा ये पहली प्रायोरिटी रखी जाती है। ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों में समझ लें कि आपके जो वालिदैन हैं ऊपर, यानी वालिद है और वालिद के ऊपर फिर उनके दादा हैं, दादी हैं, परदादा परदादी, और इसी तरह नीचे अगर चले जाएं तो बेटा है, पोती है, तो उनको भी। और दूसरी तरफ इसी तरह वालदा की जो वालिदैन हैं वो नाना है, नानी हैं, और नीचे चले जाएं तो नवासे हैं, नवासियाँ हैं, तो उनको नहीं दिया जा सकता, ना ज़कात दी जा सकती है, ना सदका, ये सदका फ़ितर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बहन भाई हैं सगे, तो उनका सबसे पहला हक है कि बहन भाइयों को दिया जाए, पड़ोसियों को दिया जाए। अपने हम शर्मा रहे होते हैं कि मेरे बहन भाई हैं। यहाँ पे मैं आपकी वसातत से बात अर्ज़ करना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं होता कि जब आप उनको दे रहे हों तो मेंशन करके दें। ये शरीयत का मकसूद है कि आप उनकी इज्जत नफ्स को मजरूर न करें। आपको मालूम है कि आप ज़कात कहकर या सदका या फितर कहकर उनको देंगे तो वो मुमकिन है कि उनके वो हर्ट हों और वो इसको कबूल भी ना करें, लेकिन वो ज़रूरतमंद हो सकते हैं। तो शरीयत मुताहरा का ये हुक्म है कि आप उन्हें बताए बगैर भी ये दे सकते हैं, उन्हें दे दें कि ये हमारी तरफ से आपके लिए है, ये आप रख लें इसको। वो आपकी नीयत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि आप ज़कात दे रहे हैं, सदका फितर दे रहे हैं, उनकी जो है वो हेल्प हो जाएगी, उनकी ज़रूरत हाजत रवाई हो क्या जाएगी। बच्चे बड़ों का, जिस तरह से आपने कुछ उसी मिकदार बताया, जो रकम है वो बड़ों की बच्चों की एक ही बनती है कि उसमें कुछ सबकी एक ही है, कैटेगोरिकली सबकी रकम एक ही है। छोटा बच्चा तो हम कहते हैं ना, अच्छा गंदुम नहीं खा रहा, खजूर नहीं खा रहा, तो उसके शायद उस हिसाब से नहीं, वो बच्चा पैदा हुआ है, उस घर के अंदर जो भी खुराक इस्तेमाल होती है उस हिसाब से छोटे बच्चे का भी वही होगा। और जो शेख फ़ानी इसको कहते हैं शरीयत के अंदर, फ़िक़्ही कुतुब के अंदर, यानी बड़े उम्र रसीदा बुज़ुर्ग हैं, तो उनका भी होगा, सेम कीमत होगी उनकी भी, तो यही अदा किया जाएगा। सही। नमाज ईद से पहले आपने कहा अगर अदा कर दिया जाए तो इसकी अफादियत और फजीलत ज़्यादा है, अगर बाद में अदा किया जाए तो चले, सच ये नहीं है कि आपने अदा नहीं करना, उसका फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन उसकी थोड़ी सा सवाब आप कह लें कि कम हो जाता है। सो मुझे अब ये बता दीजिएगा कि अगर बड़ी फैमिली है, आपकी रकम ज़्यादा बन रही है, आप मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड कर सकते हैं इस रकम को? बिल्कुल कर सकते हैं, मुख्तलिफ चंक्स के अंदर। आप देखें, जो चीज़ है बेसिकली वो हमें इसकी फ़िलासफ़ी समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। फ़िलासफ़ी ये है कि हमारा रमज़ान गुज़रा है, तो यहाँ पे मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि वो ईद से 1 या 2 दिन पहले भी अदा कर दिए जाते। तो एक छोटी सी मिसकंसेप्शन पाई जाती है अहबाब के जहनों के अंदर कि नहीं, ईद वाले दिन ही देना है। तो आप सदका फ़ितर की नियत करके ईद से पहले, कुछ दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले रमज़ान के अंदर इसको अदा कर सकते हैं। ये बात समझ लेने की ज़रूरत है। अब दूसरी जो मैंने कहा कि इसकी पीछे फ़िलासफ़ी क्या है, और वो ये है कि बेसिकली हम चाहते हैं, इस्लाम ये चाहता है कि जैसे एक तो हमारे माल की पाकीज़गी हो जाएगी और वो रोज़ों की जो कुछ चीज़ें कमी बेशी रह गई है तो अल्लाह पाक उन रोज़ों की इबादत को भी पाक कर देगा। और दूसरा फिर मकसूद ये है क्योंकि ईद का इवेंट आ रहा है, वो खुशी का इवेंट है, हमने उसको सेलिब्रेट करना है। तो इस सेलिब्रेशन का एक हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हमने उसको एक बस वो हमने भड़कीले कपड़े पहनने हैं और हंसना खेलना है और डिफरेंट किस्म की हमने एक्टिविटीज़ करेंगे तो वही सेलिब्रेशन होगी। सेलिब्रेशन इस्लाम, खुशी को इस्लाम अप्रिशिएट करता है और ये खुद इवेंट खुशी के लिए ही रखा गया है। लेकिन इस्लाम कहता है कि हकीकी खुशी फिर आपको तब नसीब होती है जब आप मुआशरे के तबके को, दूसरे पिसे हुए तबके को और जो लोग आपके साथ रहते हैं, तबके के लोग रहते हैं, उनको अगर आप इसमें शामिल कर लेंगे, जैसे उनके बच्चे हैं वो कपड़े खरीद लेंगे, अच्छे कपड़े वो भी पहन लेंगे, तो आप देखें कि अच्छे जैसे कपड़े ईद के वो खरीदे जा सकते हैं। तो इस अंदाज में उसको लोगों में अंदर तकसीम करें कि वो एक फैमिली पूरी की पूरी जो है वो उसके अंदर उसका भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए। इतना कम चंक्स भी ना करें कि वो बिल्कुल वो ले तो लें
लेकिन वो उससे कुछ खरीद ना सके। इस तरह से दें कि चलें किसी का कोई फायदा भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं बहुत सारे सवालात करना चाह रही थी लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम आगे सवाल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।